हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ना है हमें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड नंबर का एप्लीकेशन, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स एक्सिस पे टाइम की, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी की। और आपको याद हो तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड और टाइम, इन दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब हम ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हम एवरेज डिस्टेंस या ए पॉइंट से बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बिना रुके स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एग्जांपल से पढ़ते हैं। एग्जांपल है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है। वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में। तो हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड। मैं t equal to 0 से लेके t equal to 3 सेकेंड के बीच में टोटल कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर की, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3, मतलब टाइम ड्यूरेशन है 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 30 और टाइम है 3 सेकेंड। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिस्टेंस कितनी कवर की ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन में गिवन टाइम इंटरवल के लिए, उस टाइम इंटरवल के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो, दूसरे तरीके को हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, फिर इस एग्जांपल पे फिर से आएंगे। पहले दूसरे एग्जांपल से समझ के देखते हैं, फिर इसी एग्जांपल पे फिर से आएंगे। एग्जांपल नंबर 2, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। ये ग्राफ हमें गिवन है। और हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन t equal to 0 to t equal to 3 सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या स्पीड इनटू टाइम वैलिड है? क्या हम सही बोल सकते हैं इसको? देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये गलत है फॉर्मूला। बेसिकली डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, आज तक जो आपने सीखा है स्पीड इनटू टाइम, वो एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता ही नहीं है, गलत सिखाया जाता है आपको। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, गलत था। कभी तो उससे सही आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपको एश्योरिटी नहीं है कि हमेशा उसका आंसर करेक्ट ही आएगा। देखो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब स्पीड यूनिफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो या स्पीड कांस्टेंट हो। अब देखो, जैसे इसी एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लग रहा है,
t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3, इसका मतलब टाइम इंटरवल है 3, तो मैं t की जगह पे 3 पुट कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या पुट करूं? स्पीड की वैल्यू कभी 0 भी थी जब t इक्वल टू 0 पे था, t इक्वल टू 1 पे 10 हो गई, t इक्वल टू 2 पे 20 हो गई, t इक्वल टू 3 पे 30 हो गई। तो मैं यहाँ पे ना तो 0 पुट कर सकता हूँ, ना 10 पुट कर सकता हूँ, ना 20 पुट कर सकता हूँ, ना 30 पुट कर सकता हूँ। अगर 30 पुट कर दिया तो t इक्वल टू 2 पे इसकी स्पीड 30 थोड़ी ना थी, t इक्वल टू 1 पे इसकी स्पीड 30 थोड़ी ना थी। अगर मैं 30 पुट कर देता हूं तो 20, 10 एंड 0 ये बुरा मान जाएंगे कि हमने क्या गलती की। 20 रखता हूं तो बाकी 3 बुरा मान जाएंगे। इसका मतलब स्पीड की एक पर्टिकुलर वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि तब जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल था। मतलब आपको पता है जब वीटी ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो चाहे t इक्वल टू 1, चाहे t इक्वल टू 2, चाहे t इक्वल टू 3, तीनों वैल्यूज के लिए स्पीड तो कॉमन थी 30, तो तब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम केवल तभी होता है जब ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रहा हो, स्पीड कांस्टेंट हो। अगर स्पीड वेरी कर रही है तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको बताया गया है इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये भी फॉर्मूला हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अगर एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा। तो डिस्टेंस का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हमेशा करेक्ट होगा वो डिस्टेंस यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एप्लीकेशन से जो आज हम डिराइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल, जो हमेशा एप्लीकेबल होगा। और कोई अश्योरिटी नहीं देता है आपको s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला एक पर्टिकुलर कंडीशन पे तो एप्लीकेबल होते हैं लेकिन हमेशा एप्लीकेबल हो ऐसा कोई सर्टेन नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक तरीका है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, वो क्या है? देखो अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 के लिए मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, स्पीड की और टाइम की। अब देखो जैसे हम s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पुट करते थे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन तो 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू u यानी स्पीड, t यानी टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस केस में ये वाला फॉर्मूला भी देखो निकल के आ रहा है। तो अगर आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करते हो तो वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी आपको ये करेक्ट आंसर देगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी करेक्ट आंसर देगा, केवल तभी जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसके बारे में आपने ज्यादा कुछ सुना नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। केवल जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 3 अलग अलग वेरिएंट्स पढ़े थे हमने, जब स्ट्रेट लाइन होता है और कर्व्ड होता है, तो स्ट्रेट लाइन के केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कर्व के केस में होता था नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको केवल इतना ही पता है। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन अब आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, चाहे स्पीड इनटू टाइम, चाहे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दोनों स्पेशल केस के लिए होते हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इतना जरूर है कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए स्पीड की जरूरत पड़ती है और टाइम की जरूरत पड़ती है। तो देखो वीटी ग्राफ के पास स्पीड भी होती है, टाइम भी होती है। तो अगर मैं y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि ग्राफ जो है उसका एरिया कैलकुलेट कर लो, तो वो आपको हमेशा डिस्टेंस का सही आंसर देगा। तो देखो t इक्वल टू, जैसे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उस टाइम इंटरवल के लिए ग्राफ के पास जाओगे। तो t इक्वल टू 0 पे तो ग्राफ हमारे पास ही है, t इक्वल टू 3 पे हम ग्राफ के पास जाएंगे, तो t इक्वल टू 3 पे हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ग्राफ पे। तो ये दोनों टाइम इंटरवल के बीच, मतलब t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ
एक्स एक्सिस यानी कि टाइम वाली एक्सिस के साथ जितना भी एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया हमेशा डिस्टेंस बताएगा आपको। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, हर एक पॉसिबल केस के लिए डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वीटी ग्राफ की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करके। एरिया कहां से कहां तक? जो गिवन टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल के लिए उस ग्राफ का एरिया होता है डिस्टेंस के इक्वल। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ फॉर गिवन टाइम इंटरवल। तो यहां पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो देखो, ये जो वीटी ग्राफ है ये ट्रायंगुलर शेप में, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है जब वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो इसका बेस देखो कितना है? बेस है 3 के इक्वल, और इसकी हाइट कितनी है? 30। तो 2 से डिवाइड होगा 15, तो हो जाएगा 45 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉपी में भी नोट डाउन किया होना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ फॉर गिवन टाइम इंटरवल। इसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन में हमसे t इक्वल टू 0 नहीं, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 के लिए पूछा होता, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो फिर से ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हमें t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में डिस्टेंस पूछी है, तो हम 1 से ग्राफ के पास जाएंगे, ग्राफ को कवर कर लेंगे, और t इक्वल टू 3 जो दो टाइम की वैल्यू दे रखी है उनके लिए ग्राफ को कवर कर लेंगे। अब जो दोनों लाइन के बीच का जो एरिया है जो ग्राफ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये हो जाएगा डिस्टेंस के इक्वल। तो देखो ये जो एरिया है इसे कैलकुलेट हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे दो अलग अलग शेप में, एक ऊपर तो है ट्रायंगल और ये है रेक्टेंगुलर एरिया, दोनों को ऐड करके हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसे ट्रेपेजियम शेप में मान के और उसका एरिया कैलकुलेट कर लें। तो देखो डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो देखो ये जो शेप है ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम का शेप है, और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। मतलब कि ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो और बाकी दो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। और इसके लिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो देखो इसकी पैरेलल साइड्स कितनी है? एक तो है 10 के इक्वल, एक 30, तो 10 प्लस 30, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 40 मीटर। और चाहो तो आप इसे एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके दोनों का एरिया कैलकुलेट करके उसे सम करोगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये था डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दी जाएंगे। अब देखो ये तो बात थी तब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ शो करता हो, अपनी मोशन का स्ट्रेट लाइन का वीटी ग्राफ शो करता हो। सपोज करो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक कर्व शेप में, जैसे देख लेते हैं नेक्स्ट।
सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का, वीटी ग्राफ है जो एक कर्व फॉर्म में, और हमसे T1 से T2 के बीच में टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। तो देखो, जब भी हमें वीटी ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, जो दो टाइम की वैल्यू है, जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम की वैल्यू के लिए ग्राफ को सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो T1 से ग्राफ को कवर कर लिया हमने, फिर T2 से ग्राफ को कवर कर लिया। अब इन दोनों T1 और T2 टाइम इंटरवल के लिए जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ एरिया बनाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो कर्व है इसे हम कभी स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये ना तो एक ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है, अगर मैं इसे डिवाइड भी कर दूं तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। देखो, अगर मैं इसे ट्रायंगल मान के सोल्व कर लूंगा तो ये जो बीच का जो ब्लैंक स्पेस है ये भी काउंट में आ जाएगा, लेकिन अगर हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए तो ये काउंट में नहीं आना चाहिए था। मतलब आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना जो इस टाइप के शेप का एरिया हमें बता सके। एरिया ट्रायंगल का हमने पढ़ा है, ट्रेपेजियम का हमने एरिया पढ़ा है, लेकिन अगर कोई कर्व शेप में है, जैसे ये कर्व है, तो मैं इसका एरिया कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकता हूं। नॉर्मल फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है जिसे हम इस टाइप के शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकें। और अगर हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया तो देखो, हमारे काउंट में तो केवल ये एरिया आना चाहिए था, लेकिन इंक्लूड हो जाएगा ये वाला पोर्शन भी जो ब्लैंक था। लेकिन ये वाला एरिया तो काउंट में लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल एरिया ग्राफ के नीचे वाला लेना है जो एक्स एक्सिस के साथ पेक हो रहा है, ऊपर वाला नहीं। तो अगर मैंने इसको ट्रायंगल मान लिया तब तो आंसर एक्यूरेट आएगा नहीं, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डिस्टेंस हमें पता आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। तो ऐसे केसेस में देखो, डायरेक्टली हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए फिर से हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके सोचना पड़ेगा, हाइपोथेटिकल लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि हम इस एरिया इसका किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल अप्रोच तो यहाँ पे फेल हो रही है, नॉर्मल अप्रोच से हम इसका एरिया नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। तो ये जो अप्रोच है, इसी अप्रोच को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो अब हमें इस पोर्शन का कर्व्ड पाथ के साथ जो एरिया बन रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें जो अप्रोच यूज करनी पड़ेगी वो होगी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के थ्रू हम इस टाइप के शेप का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या ऐसा कहा जाए कि सर्कल का जो आपने एरिया पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, या एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला कहां से आए? स्फीयर के लिए और एक सर्कल के लिए वो फॉर्मूला भी इंटीग्रेशन मेथड से ही आए। इंटीग्रेशन मेथड से पहले कभी आज तक कोई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ये नहीं प्रूव करके बता पाए। तो इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर या इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर कैसे होती है वो भी डिराइव करना सीखेंगे। हम खुद से डिराइव कर सकते हैं हम एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर की होती है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि देखो इंटीग्रेशन में हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या अप्रोच रखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक कर्व्ड शेप में किसी भी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।